आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है नेपोलियन का साम्राज्य। नेपोलियन ने जो है सत्ता पे कब्जा जो है 1799 में किया था। जब उसने डायरेक्टरी के शासन को हटाकर उसके ऊपर वो खुद काउंसिल का शासन बनाया उसने। 1804 तक जो है वो काउंसिल रहे। वैसे जो संविधान बनाया गया था, जो नेपोलियन लिखा, उसके अंदर जो काउंसिल है वो 10 साल के लिए थी। पर लेकिन 5 साल के बाद जो है नेपोलियन ने क्या किया, उसने खुद को ही अपने आप फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया 1804 में। और 10 साल जब तक वो हार नहीं गया, वो फ्रांस का सम्राट रहा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ये कि किस प्रकार नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा किया, अपना साम्राज्य विस्तार किया और उसके शासन का किस प्रकार से अंत हुआ, ये हमने देखा। जैसे उसने सत्ता पर कब्जा किया 1799 को, तो उसने जो पहला अपना काम शुरू किया, उसने अपना जो द्वितीय गुट था उसके ऊपर उसने अ, उसको निपटाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले उसने अभियान शुरू किया, इटली का अभियान। इटली का अभियान, पहले भी उसने इटली का अभियान शुरू किया था। उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तब भी उधर गया था, इटली से ऑस्ट्रेलिया और फिर उसका मिस्र गया था। अब वो इटली का अभियान शुरू करता है 1801 ईस्वी के अंदर। ये अभियान शुरू करता है, फरवरी की बात है ये। और इसमें जो है वो इटली को हराने के बाद जो है उसके बाद ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है। ऑस्ट्रिया को भी वो हरा देता है। तो यानी कि इन दोनों को वो हराने में कामयाब हो जाता है। और जो ऑस्ट्रिया, उसके साथ लुनेवाइल की संधि होती है। और उस संधि में जो है ऑस्ट्रिया जो है युद्ध से पीछे हट जाता है। तो ये दोनों हट जाते हैं। और इधर इंग्लैंड भी जो है वो फ्रांस के साथ एक संधि कर लेता है युद्ध ना करने की। तो यानी कि 1802 के अंदर एक दोनों, यानी कि यूरोप के अंदर जो गुट बना था वो गुट खत्म हो जाता है, जिसको हम द्वितीय गुट बोलते हैं। अब एक शांति का काल आता है फ्रांस के अंदर, जो है एक शांति का काल है। अब ये कोई शांति का काल बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए 1802 और 1803 के समय के अंदर एक शांति का काल रहता है। इस काल में जो है नेपोलियन बहुत सारे सुधारों की शुरुआत करता है। और नेपोलियन जो है युद्धों के साथ साथ सुधारों के लिए भी जाना जाता है। अब वो सुधार क्या कर रहा है, प्रशासन के अंदर सुधार कर रहा है वो। अब प्रशासन के अंदर क्या सुधार है, एक तो उसने क्या किया, उसने जो स्वतंत्रता की बात थी, अब उसने स्वतंत्रता की बजाय समानता पर ज्यादा जोर दिया। और दूसरा क्या काम किया उसने, शक्तियों का केंद्रीयकरण किया, जिसकी बात हमने कल भी की थी। सारी शक्तियां जो है वो प्रथम कौंसुल के पास और बाद में सम्राट के पास चली गई। अब उसने दूसरा काम किया, उसने आर्थिक सुधार का, कि आर्थिक सुधार किया जाए। अब पहला काम उसने ये किया कि जो कर कई समय से चुकाए नहीं गए थे, उन करों की उसने उगाही की। अब इसमें जबरदस्ती भी हुई, कठोरता भी रही। अब उसने करों की उगाही की। सन 1800 के अंदर उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया अर्थव्यवस्था के अंदर। उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, बैंक ऑफ फ्रांस। अब बैंक के बनने के बाद क्या होता है कि जो ऋण लेना है, लोगों के पैसे जमा कराने हैं, वो क्या हो गया, आसान हो जाता है। और बैंकों को ही उसने मुद्रा का छापने का काम दिया। पहले मुद्रा राजा बनाता था, लेकिन जब बैंक बन गए तो मुद्रा छापने का काम किसका हो गया, बैंकों का हो गया। तो बैंकों को मुद्रा जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो बैंक हैं, अब वो देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने लगे, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में गति आ गई। तीसरा जो उसने काम किया, जो किसानों को डर था कि किसान जो है क्रांति के लगातार समर्थक थे कि उसे जमीनें ना छीन ली जाए, किसानों को जमीन का मालिक रहने दिया ताकि किसानों का समर्थन उसको बना रहे। तो किसानों को जमीन का मालिक बना रहने दिया। करों की उगाही उसने कठोरता से की। बैंक ऑफ फ्रांस उसने बनाया, मुद्रा जारी करने का अधिकार उसको दिया, ऋण देना उसने शुरू किया। ये सारे काम जो है अर्थव्यवस्था को गति देने की तरफ बढ़े। इसके बाद उसने क्या किया, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको उसने सेना के ऊपर खर्च करना शुरू किया। सेना के ऊपर उसने इसका व्यय शुरू किया। अब जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो जगह जगह जो है वो एग्जीबिशन लगा रहे हैं नए उत्पादन के तरीकों की। इंडस्ट्रियल एज का समय है ये। तो जो नए तरीके हैं उत्पादन के, उनका एग्जीबिशन लगाया जा रहा है ताकि लोग जो है नए तरीकों की ओर प्रमोट हो, उधर बढ़े।
अब देसी माल को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, ये आगे हमारे को ध्यान देगा कि जो नेपोलियन है वो देश के बने माल को बढ़ावा दे रहा है। वो इंग्लैंड के साथ टकराव की दिशा में आगे, आगे बढ़ेगा इसी वजह से। अब उसने काम और क्या किया, जो से देश पराजित देश थे वहां उसने कच्चा माल वहां से ला रहा है सस्ते दामों पर। पराजित देशों से, जो पराजित देश है वहां से कच्चा माल सस्ते दामों पर ला रहा है, और वहां पे जो अपनी यहाँ पे फैक्ट्रियों का माल तैयार हो रहा है वहां पे वो महंगा बेच रहा है। जो से देश इसने हराए थे उनके साथ ऐसा कर रहा है। अब दूसरा क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक शिक्षा में सुधार की बात कर रहा है। नेपोलियन जो है शिक्षा के अंदर सुधार जो उसने किए वो लंबे समय तक जो है अब भी जो है यूरोप फ्रांस के अंदर दिखाई देते हैं। पहला उसने क्या काम किया शिक्षा के अंदर सुधार के अंदर, उसने चर्च जो है जो चर्च से शिक्षा को अलग कर दिया। पहला काम उसने, जो चर्च का काम था शिक्षा देने का, को उसने उससे अलग कर दिया। एक काम तो उसका ये किया। दूसरा क्या किया, उसने शिक्षा को चार भागों में बांट दिया, चार उसके वर्गीकरण किए। पहला काम जो है प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो यानी कि बच्चों के लिए। सेकंड उसने की सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बड़े बच्चों के लिए। फिर उसने तीसरी की उसने तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा उसने शुरू की। और चौथा उसने किया जो विश्वविद्यालय की का निर्माण किया उसने, विश्वविद्यालयों का। और इसके साथ साथ उसने नॉर्मल स्कूल शुरू किए। नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल स्कूल का मतलब था जो टीचर है उनको ट्रेन करने के लिए जो है उसने नॉर्मल स्कूल शुरू किए। और प्राइमरी एजुकेशन फ्री रखी गई और अनिवार्य की गई प्राइमरी एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है, सैन्य स्कूल खोले जा रहे हैं, मिलिट्री स्कूल खोले जा रहे हैं। इसका क्या परिणाम हो रहा है, इसका परिणाम हो रहा है कि जो देश है उसमें शिक्षा का वातावरण बन रहा है। और शिक्षा जो है आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, जिसका परिणाम क्या होगा कि जो औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा मिले। अब अगला जो काम वो कर रहा है, वो कर रहा है पोप से सहमति, कंकॉर्ड विद पोप। अब पोप के साथ उसका झगड़ा है। पोप को उसने जो है वहां पे बंदी भी बना लिया था। पोप को वहां से निकाल भी देगा फ्रांसीसी क्रांति के समय। कैथोलिक चर्च को जो है बैन कर दिया गया था। ये सारे काम किए। अब नेपोलियन को पता था कि पोप का एक अथॉरिटी है यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जो कैथोलिक चर्च के लोग हैं वो पोप के समर्थक हैं। अब वो पोप से सहमति चाहता है, पोप के साथ वो जो है कि कंकॉर्ड करता है। यानी कि अ, जो चर्च फ्रांसीसी क्रांति के बाद लगातार फ्रांस की राजनीति से असंतुष्ट थी, वो उसको मनाने का कोशिश करता है। और जो पोप का प्रभाव है उसको वो न्यूट्रल करना चाहता है, वो अपने से उसका विरोध को खत्म करना चाहता है। अब उसका प्रयोग राजनीति में करना चाहता है। अब ये 1802 के अंदर ये सहमति बनती है, 1802 ईस्वी के अंदर ये सहमति होती है पोप के अंदर और नेपोलियन के अंदर ये बात होती है। एक तो ये क्या करता है कि ये बात आती है कि जो फ्रांस के लोग हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी वो किसी भी धर्म को माने और किसी भी धर्म का प्रचार करें, उनके ऊपर कोई रोक नहीं होगी। एक चीज। दूसरा क्या किया, जो बिशप फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गिरफ्तार किए गए थे उनको उसने क्या कर दिया, आजाद कर दिया, जेल से उनको निकाल मुक्त कर दिया, बिशप जो कैद किए गए थे। तीसरा क्या काम किया उसने, जो कैथोलिक चर्च है, जो कैथोलिक चर्च की पोप तो उसी का ही वो है, अब उसको स्टेट रिलीजन बना लिया उसने। अब देखो एक तरफ वो जो हम आतंक के समय में जब कन्वेंशन का समय है तो जो चर्च थी उसकी जगह टेम्पल ऑफ लॉजिक बनाए जा रहे थे। अब वापिस जो है स्टेट रिलीजन बनाया जाता है कैथोलिक का, यानी कि जो धर्म देश का जो धर्म है वो क्या है, वो कैथोलिक धर्म है। अब पोप ने क्या किया, जो चर्च की संपत्ति थी पोप ने वो संपत्ति छोड़ दी, क्योंकि उसको सरकार ने जब्त कर लिया था पहले, और पोप ने वो संपत्ति छोड़ दी जो चर्च की संपत्ति थी। और एक काम और क्या किया कि जॉन से ये व्यक्ति जो थे, जो सभी जो बिशप हैं या और धार्मिक व्यक्ति हैं या पोप है, उन्होंने फ्रांस के संविधान को जो है स्वीकार कर लिया। यानी कि वो उसके प्रति पहले क्या करेंगे,
शपथ लेंगे, उसके प्रति पहले ओथ जो है वो संविधान की लेंगे अपने पद के ऊपर। ये उसने ये चीज की, यानी पोप से 1802 के अंदर उसने सहमति स्थापित कर ली। अब अगला काम जो नेपोलियन का जो लंबे समय तक रहता है वो है नेपोलियन विधि संहिता। इसको बोलते हैं नेपोलियन जो है कोड ऑफ लॉज। कोड ऑफ लॉज। अब इसमें क्या था, फ्रांस के लगातार अंदर समाचार जो है मध्यकाल का सामंतवाद का प्रभाव था, और कई प्रकार के कानून लागू थे इसमें। उसने क्या किया कि सभी कानूनों को जो है एक लिखित रूप, एक संहिता में लिखने का उसने कोशिश किया। अब उसने जो कोड है उनको उसने 5 भागों में भी बांटा। सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और कमर्शियल कोड। उसने 4 कोड, जो पांचों कोडों में इसको बांटा। अब उसने कोई नए कानून नहीं बनाए, जो पुराने कानून थे उन्हीं को उसने क्या किया, कोडबंद किया, और एक जैसे कानून जो है समानता के सिद्धांत के ऊपर पूरे देश के अंदर उसने लागू किए। समानता का सिद्धांत उसने यहां लागू किया कानून का शासन के स्थापित के लिए, कि सभी के लिए, सबके लिए एक जैसे कानून होंगे। शादी के बंधन को जो पवित्र माना गया और उसको स्थायी माना गया। तलाक के सिद्धांत को भी माना गया। मतलब कि अब जो व्यक्तिगत मामले थे उनके अंदर भी जो है बराबरी का वो किया गया। अगर कोई स्थायी उपलब्धि नेपोलियन के साथ जुड़ी है तो उसकी विधि संहिता है। यानी नेपोलियन का अगर यूरोप के अंदर या आधुनिक विश्व में कोई योगदान अगर माना जाए जो लंबे समय तक या स्थायी है, वो उसकी विधि संहिता है। उसकी विधि संहिता ने यह काम किया। अब नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में उसने खुद को सम्राट घोषित किया। खुद ही सम्राट घोषित कर रहा है, खुद ही मुकुट पहन रहा है, खुद का ही राज्यभिषेक कर रहा है वो 2 दिसंबर 1804 को। यानी कि जो पोप के साथ पहले बात की गई थी, उसको रिलीजन जो है वो स्टेट रिलीजन बनाया गया। अब देखो, लोग नेपोलियन का विरोध नहीं कर रहे। लोग जो है नेपोलियन के लगातार समर्थक बने हुए हैं, लगातार समर्थक हैं। और समर्थक का कारण क्या है कि लोग जो कष्ट सह रहे थे क्रांति के दौरान, जो गांव व्यवस्था की बात थी, जो नेपाल, जो फ्रांस की अ, जो राष्ट्रवाद के ऊपर जो संकट आ रहा था, नेपोलियन ने उसको बचाया। उसने विजय प्राप्त की, और उसने किसानों का समर्थन प्राप्त किया, चर्च का समर्थन वापस लिया, अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार करके जो है उसने मिडिल क्लास का, औद्योगिक वर्ग का भी उसने समर्थन प्राप्त किया। इसलिए जब फ्रांस का उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया तो उसका विरोध नहीं हुआ। लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, को तैयार हो गए। अब अगली जो चीज आती है वो आती है, अब प्रभुत्व के लिए जो है यूरोप में अब संघर्ष शुरू होता है। अब ये संघर्ष प्रभुत्व के लिए किसके अंदर है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अब ये है कि यूरोप पर प्रभुत्व क्या होगा। अब 2 चीजें यहां पर आप ध्यान रखें। एक चीज तो है जो आगे भी हमें ध्यान रहेगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ध्यान आएगी, वो है कि औद्योगिक क्रांति के बाद फ्रांस में और इंग्लैंड में पूंजीवाद का उदय हो रहा था। पूंजीवाद का उदय है इस समय। और पूंजीवाद के अंदर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो है लाभ। वो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अब लाभ कैसे आएगा, उत्पादन से, यानी माल को पैदा करके और उसको बाजार में बेचकर। 2 चीजें आएंगी। मतलब कि बाजार में बेचना है तब उत्पादन आएगा, लाभ होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो लाभ होगा। तो पूंजीवाद का जो उदय है का ही ये समय है यूरोप के अंदर, जो पूंजीवाद का उदय है। अब यूरोप के अंदर जो प्रभुत्व की लड़ाई है वो यही है कि यूरोप के अंदर जो है माल किसका बिकेगा। माल किसका बिकेगा, फ्रांस के पूंजीपतियों का बिकेगा या इंग्लैंड के पूंजीपतियों का बिकेगा। अब क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति पहले आई थी, इसलिए उनकी, इंग्लैंड की जो है बाजार, बड़ा बाजार है इंग्लैंड का। अब इसलिए दोनों के अंदर जो है यूरोप में प्रभुत्व के लिए संघर्ष शुरू होता है। ये अगली जो सारी चीज आपको यही दिखाई देगी कि व्यापार के ऊपर कैसे कब्जा करना है। इसलिए तो फ्रांस ने, जो पहले नेपोलियन ने क्या किया था, जो देसी माल है उसको खरीदने की बात कर रहा है। कच्चा माल जो है अपने दूसरे देशों से सस्ता ला रहा है और अपना माल वहां पे महंगा बेच रहा है। काम क्या करना, उसको लाभ कमाना है। लाभ कैसे ही अर्थव्यवस्था चलेगी। अब नेपोलियन के खिलाफ इंग्लैंड द्वारा 18 मई 1803 में फिर युद्ध की घोषणा हो गई। अब आप देखो,
ये जो युद्ध की घोषणा है, अभी अभी युद्ध खत्म हुआ है, अभी संधि हुई है इनकी आपस में 1801 के अंदर, और 3 के अंदर जाए फिर से इनका युद्ध छिड़ गया। अब नेपोलियन ने क्या किया, हैनोवर पर कब्जा कर लिया। ये हैनोवर है जहां पे मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये हैनोवर का इलाका है। अब जो नेपोलियन क्या कर रहा है, हैनोवर पर कब्जा कर रहा है, और यहां पे कब्जा करने के बाद इसका ये जो बंदरगाहें हैं, ये वाली, ये बंदरगाहें इसके कब्जे में आ गई, अ, नेपोलियन के कब्जे में आ गई। और जर्मनी के जो क्षेत्र ब्रिटेन के साथ व्यापार कर रहे थे, उनके ऊपर व्यापार पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब इंग्लैंड जो है क्या कर रहा है, उसको संकट पैदा हो रहा है अपने लाभ के ऊपर। अब वो तीसरा गुट बनाता है। जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, उसमें पिट उसका प्रधानमंत्री है, वो एक तीसरा गुट बनाता है। इस गुट के अंदर इंग्लैंड तो है ही है, लेकिन वो साथ किनका ले रहा है, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन का इस गुट के अंदर है। और इधर ये जो जर्मनी के लोग हैं, ये राज्य हैं बवेरिया और बटमबर्ग, ये नेपोलियन का साथ दे रहे हैं। अब यानी कि पहली बार हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो है दो, यानी जो इंग्लैंड का गुट है उसके विरोध में एक नेपोलियन का गुट भी आ रहा है, यानी कि दो गुट जो है यहां बनने हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रभुत्व की लड़ाई है, व्यापार के प्रभुत्व की लड़ाई शुरू होती है। अब ये प्रभुत्व की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी हमारे को दिखाई देगी। अब जो है युद्ध शुरू हो गया। अब 1805 के अंदर जो है नेपोलियन जो है ऑस्ट्रिया पर हमला करता है और उनका पर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो है 1805 के अंदर अक्टूबर के अंदर जो है ट्राफंगलर का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी और स्पेनिश जो जलबेड़ा है वो नष्ट हो जाता है। इंग्लैंड इंग्लैंड के साथ ही युद्ध है। इंग्लैंड का वो, ये देखो नेल्सन की हम बात कर रहे हैं, ये पहले हमारे को अबू बकर के युद्ध में हमें देखा था इसको, मिस्र के अंदर। तो अब नेल्सन इस युद्ध के अंदर मारा जाता है, लेकिन जो जल बेड़ा है वो नष्ट कर देता है। अब इसके बाद जो है नेपोलियन समुद्र का युद्ध नहीं करता है, क्योंकि समुद्र के अंदर किसका वर्चस्व है, जो समुद्री सेना है उसके अंदर ब्रिटेन का वर्चस्व है, यानी कि यूके उसके अंदर जो है सबसे शक्तिशाली कंट्री है। ये चीज आगे भी हमारे को काम आएगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का युद्ध है 1805 के अंदर। ये पहले तो युद्ध किया है उसने, अ, फ्रांस ने इस तरफ से। अब ये युद्ध कर रहा है इस तरफ से ऑस्ट्रिया के साथ, राइन नदी के आसपास। अब इस युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया जीत, फ्रांस की विजय होती है। अब 1805 के अंदर जो है प्रेसवर्ग की संधि होती है, प्रेसवर्ग की संधि। इस संधि के अंदर एक नया चीज आएगी, जब हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे वहां पे आपको ये चीज फिर से समझ में आएगी। राइन स्टेट फेडरेशन बनता है एक, पहली बार। यहाँ पे होली रोमन एम्पायर है, यहाँ पर इस इलाके में होली रोमन एम्पायर, जिसका अध्यक्ष कौन था, ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे राइन नदी के आसपास जो है बवेरिया, बंटमबर्ग जो उसके पहले इसके समर्थक हैं, उनके साथ 14 और जो जर्मन राज्य हैं उनके मिलाकर इस इलाके के अंदर है एक राइन स्टेट फेडरेशन बनता है, एक नया जर्मन राज्य है ये। अब पवित्र रोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया जाता है, और जो ऑस्ट्रिया का सम्राट है फ्रांसिस जो है, वो जो पवित्र रोमन साम्राज्य का मुखिया था, उसको उसके पद से हटा दिया गया। तो ये क्या हो गया, एक जो फ्रांस है अब उसका साम्राज्य विस्तार हो रहा है। अब उसका साम्राज्य विस्तार होता हुआ उसको इटली तो उसके कब्जे में है, और अब जर्मनी के इलाकों पे उसका प्रसार हो रहा है। और अगला जो है वो जैना का युद्ध होता है, प्रशा के साथ है ये, 14 जून 1806 को। अब यहाँ पे क्या करता है कि वारसा की डची की स्थापना करता है। वारसा के इलाका ये पोलैंड के आसपास, ये जो है इस इलाके में जो है एक हालैंड को साथ, हंगरी को साथ मिला के जो है वो एक नया राज्य बनाता है। उस राज्य का नाम है अ, वारसा की डची, एक बड़ा राज्य बनाता है ये। अब साथ ही जो है एक रूस का अभियान शुरू करता है। इलो का युद्ध होता है जो अनिर्णायक रहता है। जो फ्रीडलैंड का युद्ध होता है उसमें रूस की हार होती है 14 जून 1807 को। और तिलसिट की संधि होती है। तिलसिट की संधि में जो है रूस भी इंग्लैंड के साथ व्यापार करने को मना करता है। अब आप देखो 1807 के अंदर, मैं यहां मानचित्र में दिखा रहा हूं, स्पेन पहले से फ्रांस के साथ है, पुर्तगाल के साथ है, फ्रांस जो है जर्मन के इलाके हरा चुका है, इसमें ऑस्ट्रिया को हरा चुका है, और इधर रूस तक का, यानी कि पूरी तरह से आप देखो जो यूरोप महाद्वीप है उसके ऊपर जो है अब फ्रांस का, यानी कि
नेपोलियन का अधिकार है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो सीधा उसके कब्जे में है या उसके प्रभाव में है। ये जो है स्थिति बन गई 1807 के अंदर, तिलसिट की संधि के बाद ये स्थिति बन जाती है। लेकिन जो इंग्लैंड है वो अभी, जो समुद्री सेना है या जो इंग्लैंड का जो व्यापार है, वो अभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इंग्लैंड ही बाहर है। अब नेपोलियन है, वो अब इंग्लैंड को घेरने की कोशिश करता है। अब इंग्लैंड को कैसे घेरे? समुद्र पार करके वो जा नहीं सकता, क्योंकि इंग्लैंड की समुद्री सेना पावरफुल है। तो वो इंग्लैंड को घेरने के लिए एक नीति अपनाता है, जिसको हम महाद्वीपीय व्यवस्था बोलते हैं। महाद्वीपीय व्यवस्था, जब उसने जैना के युद्ध के बाद प्रशा को हराया और वहां पे जाके उसने बर्लिन का आदेश किए। बर्लिन जो है, ये ये है, देखो बर्लिन, इसकी राजधानी आज के जर्मन की बर्लिन के आदेश है ये। और इस आदेश के अनुसार क्या है कि ये जो बंदरगाहें हैं या जो यूरोप के देश हैं, सभी देशों को ये भेजता है, कोई भी देश जो है वो इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं करेगा। ये बात आज है। दूसरी तरफ क्या आता है? मिलान आदेश, दिसंबर 1807। यहां पर ये मिलान जो है, ये लिखा है मिलान, इटली का शहर है ये। यहां आता है ये, यहां से आदेश देता है कि कोई भी देश जो है वो जो इंग्लैंड के साथ ना तो उसका कोई जहाज अपनी बंदरगाहों पे आने देगा और ना ही जाने देगा। अब इसका जवाब ब्रिटेन देता है। जब उसका व्यापार का उसका घेराबंदी हो रही है, तो ब्रिटेन भी उसका जवाब देता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है इसमें उत्पादन में सबसे आगे है। जो पूंजीवाद है या औद्योगिक क्रांति है, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन में जो आगे है वो इंग्लैंड है। अब इंग्लैंड का सामान पूरे यूरोप में जा रहा है। अब उसको क्या लग रहा है, इससे उसको घाटा होगा। तो वो क्या करता है, ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल यानी परिषद के आदेश जारी करता है। वो भी ये कहता है कि कोई भी देश जो है, जो फ्रांस का अ, साथ है, वो अपने उपनिवेशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। अब देखो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस के उपनिवेश भी हैं। अब वो उपनिवेशों के ऊपर से उसके व्यापार पर रोक लगा देता है, क्योंकि समुद्र में पावर किसकी है? इंग्लैंड की पावर है। जो उपनिवेशों की बंदरगाहें हैं, उस पे भी जो है वो इनके व्यापार को रोक देता है। अब ये एक, जो तो है इसके आदेश, नेपोलियन के जो आदेश हैं, ये तो खोखले आदेश हैं। अभी बताता हूं किस प्रकार से खोखले हैं। ये तो खोखले आदेश हैं, लेकिन जो ब्रिटेन के आदेश हैं, ये व्यवहार में आ रहे हैं, ये लागू हो रहे हैं। यानी कि अब खोखले कैसे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंग्लैंड के अंदर जो है आर्थिक, जो अनाज का संकट आ गया, इंग्लैंड के अंदर अनाज का संकट आ गया। अब अनाज वहां महंगा हो गया। नेपोलियन ने यहां से अनाज वहां बेच दिया, महंगा बेच दिया लाभ के मामले में। लेकिन अगर वो अपना अनाज वहां ना भेजता, तो क्या होता? इंग्लैंड की पॉपुलेशन जो है वो वहां सरकार के खिलाफ हो सकती थी, उसको जो है सरेंडर कर सकती थी, वो फ्रांस के साथ समझौता कर सकता था। लेकिन अनाज यहां से भेज दिया। और देशों को तो कह रहा है कि भाई आप क्या करें, आप व्यापार ना करें, लेकिन खुद वो व्यापार कर रहे हैं। अब ये जो व्यवस्था है, जो महाद्वीपीय व्यवस्था है, जो लागू करने की कोशिश कर रहा है, ये ये इसमें नेपोलियन खुद ही कामयाब नहीं हो रहा है। दूसरी क्या चीज है, ये स्वीडन का देश है। ये नीचे स्वीडन है, देखो ये जहां पे मैं ये घुमा रहा हूं, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे है। अब स्वीडन जो है, उसने इसका कहना नहीं माना, पुर्तगाल ने भी कहना नहीं माना इसका, फ्रांस का, व्यापार के मामले में। अब क्या हो रहा है कि जो महाद्वीपीय व्यवस्था ये लगाना चाहता है, वो लागू नहीं हो पा रही है। जो इंग्लैंड का पड़ोस है बिल्कुल, और समुद्री जो मार्ग है वो समुद्र द्वारा जुड़ा है आपस में। तो अब क्या हो रहा है कि माल की स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है। माल पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, लोगों को जरूरत है सामान की। अब इंग्लैंड से माल जो है यहाँ पहुंच रहा है, उसकी स्मगलिंग हो रही है। अब माल भी पहुंच रहा है, उसका जो टैक्स है वो सरकार को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात क्या चीज थी, जो फ्रांस के जो उद्योग थे, अभी वो इतने उन्नत नहीं थे कि वो यूरोप के जो देश हैं उनकी मांग को पूरा कर सकें। जो मांग बनी हुई थी वस्तुओं की, फ्रांस उस मांग को पूरा नहीं कर पाया, बल्कि उसके पास जो चमड़े का और जो कपड़े का जो चीजें हैं, वो उसको इंग्लैंड से आती थी। अब उसका अपना उद्योग भी क्या हो गया, गड़बड़ा गया। यानी कि महाद्वीपीय अवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के पॉइंट से बता रहा हूं अभी मैं, कि अर्थव्यवस्था के पॉइंट से महाद्वीपीय अवस्था कामयाब नहीं हुई। लेकिन राजनीति में क्या हुआ,
आप देखो कि राजनीति में इसका उल्टा असर हुआ। उल्टा असर क्या हुआ कि अब पुर्तगाल ने सबसे पहले मना कर दिया कि हम महाद्वीपीय अवस्था में लागू नहीं करूंगा, इंग्लैंड के साथ व्यापार नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ, एक प्रायद्वीपीय युद्ध शुरू हुआ 1808 से 1814। प्रायद्वीपीय युद्ध ये पेरिस, ये जो स्पेन का ये जो इलाका है, जहां की जो पठारी इलाका है, यहां पे ये युद्ध है। हुआ क्या, 1807 के अंदर पोलैंड है, उसने क्या किया, उसने अ, पुर्तगाल के ऊपर अटैक किया 1807 में। क्यों? क्योंकि उसने महाद्वीपीय अवस्था में साथ नहीं दिया। अब उसने यहां अटैक कर दिया। जब उसने यहां पे अटैक किया तो स्पेन उसके साथ था। तो यानी कि अब इसके ऊपर कब्जा अब फ्रांस का हो गया है। 1807 की बात है। लेकिन आते आते जो है एक काम और कराया नेपोलियन। उसने जो स्पेन का शासक था, जो बुर्बो वंश के शासक थे यहां पर, बुर्बो वंश जो फ्रांस का पहले वंश था, राजवंश, उसी के परिवार के वंश के लोग थे यहाँ पे, बुर्बो वंश। वहां का राजा था चार्लस चतुर्थ। उसको गद्दी से हटाया और जोसेफ बोनापार्ट को, जो उसका भाई था, वह स्पेन का राजा शासक बना दिया। अब यहां से एक बात बिगड़ गई। पुर्तगाल का तो जीतना ठीक था कि पुर्तगाल को सबक सिखाना है, लेकिन जोसेफ बोनापार्ट को उसे शासक बनाया तो स्पेन में विद्रोह हो गया। जनता ने विद्रोह कर दिया इस इलाके में। और विद्रोह करके जो है, एक बार तो नेपोलियन यहां आया विद्रोह को दबाने के लिए, सेना को, उसको विद्रोह को दबा दिया। हुआ ऐसे कि पहले जो विद्रोह हुआ, उन्होंने जोसेफ बोनापार्ट की सेना को हरा दिया, और जोसेफ बोनापार्ट जो है वो स्पेन को छोड़ के पेरिस आ गया, वापिस आ गया फ्रांस। अब नेपोलियन उसको साथ लेके वापिस आया सेना लेकर, और उसने विद्रोहियों को हरा दिया। अब दोबारा से जोसेफ बोनापार्ट को जो है यहां पर बिठा दिया। अब लोगों ने क्या किया, वहां के लोग इसमें शामिल हो गए, स्पेन के लोग। अब उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। और गुरिल्ला वारफेयर क्या होती है, छुप के अटैक करना। जैसे भारत के अंदर मराठों ने मुगलों के खिलाफ की थी, अटैक किया और छुप गए, भाग गए। अब ये इनको इलाके का पता नहीं था, ये पठारी इलाके हैं और इनका छुपना आसान था। और दूसरी चीज है कि समुद्र द्वारा लैंड इसके पास है, समुद्र द्वारा इंग्लैंड इसके पास है। अब ब्रिटेन ने इसका साथ देना शुरू कर दिया, अपना माल भी बेच रहा है, अपने हथियार भी दे रहा है, अपनी सेना भी दे रहा है इनको। अब यहाँ पे जो है ये शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और गुरिल्ला युद्ध जो है लगातार कामयाब होता जा रहा है। और ये 1814 तक चलता है। हम इसको बाद में भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं एक एरो बना रहा हूं। यहां से ये जोसेफ बोनापार्ट को हराने के बाद जो है ये फ्रांस की ओर बढ़ते हैं 1814 में। अब 1814 में बाकी तरफ क्या चल रहा है, अब नेपोलियन जो है उसके बाद यहां वापिस नहीं आया। कारण क्या है, कारण यह कि वो जो मध्य यूरोप के इलाके थे वो वहां युद्धों में उलझ गया। मध्य यूरोप के इलाके, मध्य यूरोप के इलाके कौन से थे, ऑस्ट्रिया का जैसे इलाका है। अब उसको ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो उस गुट के अंदर है, इंग्लैंड के साथ गुट में है। अब उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया फिर से। 1809 की बात है ये, जुलाई 1809 इसी में उसने इसको हरा दिया। हराने के बाद ऑस्ट्रिया के साथ संधि होगी, इसको हराया गया तो संधि हुई। तो जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है लुइसा, उसके साथ नेपोलियन की शादी हुई। अब इसके बाद उसने जो दूसरा काम किया, 1812 ईस्वी के अंदर उसने मास्को अभियान शुरू किया, रूस को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि रूस भी ने भी जो है इंग्लैंड के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था, उसका भी गुजारा नहीं हो रहा था इंग्लैंड के बगैर। अब उसने रूस को सबक सिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया। आप इस अभियान को देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट अभियान है ये वाला। 6 लाख सैनिक तैयार किए गए इस अभियान के लिए। ये देखो मास्को, ये इतनी दूर है, यहां पे अभियान है। यहां से मास्को अभियान की एक जो खास चीज है वो ये है कि रूस के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, इस इलाके में ठंड बहुत पड़ती है। और फ्रांस की जो, जब इनको पता लगा कि इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं रूस की तरफ, तो रूस के लोगों ने क्या किया, अपने शहरों को खाली कर दिया, अपने शहर खाली कर दिए। और जो शहर है, जो वहां पे जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, उनको आग लगा दी और दूसरी तरफ चले गए। जब नेपोलियन की सेना मास्को पहुंची तो उस सेना को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ना वहां पे कोई सामग्री थी खाने की, ना वहां पे कोई धन था, ना वहां पे लोग थे। अब वहां पे वो क्या करे।
अब मास्को को जीतने के बाद वो वापिस आता है। जब सेना मास्को पहुंची तो चली तो सेना 6 लाख थी। अब रास्ते में जब वापिस आ रही है और चलते हुए सेना वहां ठंड में है, भोजन की कमी हो गई, भोजन उनको नहीं मिल रहा है, वापिस सेना पहुंच रही है सिर्फ 1 लाख। आप ये अंदाजा देखो कितना बड़ा लॉस जो है मास्को अभियान से नेपोलियन को हुआ। लेकिन फिर भी वो घबराता नहीं है। नेपोलियन की एक चीज है, उसका मनोबल बहुत तेज है, और वो 1 लाख या छोटी सेना का मनोबल बनाकर फिर वो युद्ध में चलता है। अब वो प्रशा के साथ युद्ध करता है, प्रशा के साथ इसका युद्ध हो जाता है। का क्या परिणाम हो रहा है कि जो महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था थी जो बनाई गई थी, उसमें लोगों के अंदर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लोग तंग हो रहे हैं। और ऊपर से युद्ध कर रहा है फ्रांस के ऊपर ये। अब प्रशा के साथ जब युद्ध हो रहा है, ये प्रशा के सैनिक को तो हरा पाता है, लेकिन वहां पर भी जो लोग हैं वो अब अपनी सरकार के साथ जो है नेपोलियन के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे स्पेन में खिलाफ है, ऐसी प्रशा में हो जाते हैं। मास्को में तो देखो लोगों ने अपना युद्ध का साथ इतना दिया कि अपने घर को छोड़कर उधर को चले गए, अपने घरों को आग लगा दी ताकि विजयी सेना को कुछ ना मिले। तो अब लोग आ जाते हैं इसके अंदर। अब युद्ध जो है 1813 के अंदर राष्ट्रों का युद्ध होता है, राष्ट्रों का युद्ध। अब राष्ट्रों का युद्ध यहाँ क्या क्यों बोल रहे हैं हम, गुट वही है, देश वही है, लेकिन अब लोग हैं साथ में, स्पेन के, प्रशा के, ऑस्ट्रिया के लोग जो हैं वो अब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, नेपोलियन के खिलाफ जा रहे हैं। अब इस ग्रुप के अंदर क्या है कि एक तो लिपजिंग जगह है, 1813 में वहां पे युद्ध होता है लिपजिंग का, और वहां पे नेपोलियन को घेर लिया जाता है। और उधर से जो स्पेन से जो है सेना मैंने बताई थी फ्रांस की ओर बढ़ती है 1813-14 में, वो भी इस तरफ को आती है। अब एक तरफ से स्पेन की ओर से गिर गया और दूसरी तरफ से जो है ऑस्ट्रिया और जर्मन की ओर से गिर गया, और इंग्लैंड जो है इसकी सपोर्ट में था। अब इस राष्ट्रों के इस युद्ध में जो है फ्रांस की हार होती है, नेपोलियन हार जाता है, और नेपोलियन जो है अपना पद छोड़ देता है। 6 अप्रैल को जो है फाउंट वेलो की संधि होती है। इस संधि के अनुसार जो है नेपोलियन अपने पद को छोड़ देता है। अब फ्रांस के अंदर जो है लुई 18वां, वही बुर्बो वंश का शासक जो है, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है दोबारा से पेरिस के अंदर। और नेपोलियन के साथ क्या किया जाता है, नेपोलियन को भी राजा ही रखा जाता है। अब नेपोलियन का लास्ट समय आ गया, नेपोलियन को भी शासक रखा जाता है, एल्बा का शासक रखा जाता है, छोटा सा कोर्सिका के ऊपर। ये देखिए आप, उससे शासक पद नहीं ले जाता है, वो शासक है, उसको पेंशन भी लगाई जाती है, 20 लाख फ्रैंक सालाना पेंशन लगाई गई। और उधर 1814 के अंदर क्या हो गया, वियना सम्मेलन स्टार्ट हो गया, जो हमारा अगला चैप्टर है। वियना सम्मेलन जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें यूरोप के सभी देश उसके अंदर है, सभी देश। अब फ्रांस के अंदर जो है बुर्बो वंश द्वारा से आ गया, लुई 18वां वहां का शासक है। वहां की जनता जो है वो दुखी हो रही है, वहां की, वो नेपोलियन को याद कर रही है, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है युद्धों के बाद। तो अब जब वहां पे बुरे दिन शुरू होते हैं तो नेपोलियन को यह बात पता लगती है। नेपोलियन फिर से फ्रांस पहुंचता है। जैसे ही वो फ्रांस पहुंचता है, वहां के नौजवान जो हैं वो नेपोलियन को अपना फिर से नेता मान लेते हैं, फिर से उसकी सेना बन जाती है। जो फ्रांस की सेना उसका मुकाबले के लिए भेजी जाती है नेपोलियन की को रोकने के लिए, जब वो अपने सामने नेपोलियन को खड़ा देखती है सेना, तो सेना भी नेपोलियन के साथ चल जाती है। अब फिर से नेपोलियन का शासन जो है पेरिस के अंदर स्थापित हो जाता है फिर से। इसको हम इतिहास में 100 दिन का शासन बोलते हैं, 100 दिन का शासन है ये। यानी कि 1814 के लास्ट के अंदर जो है वो वहां पर पहुंच जाता है। अब नेपोलियन फिर से शासक बन गया। अब ये जो नौजवान शब्द मैंने यहां लिखा है, जो वो सेना बनी नेपोलियन की 100 दिन के समय में, उसकी एवरेज उम्र जो है वो 100 वर्ष थी। यानी कि इतनी उम्र के अधिकतर नौजवान उसकी सेना में पहुंचे थे, राष्ट्रवाद के उसमें। अब वहां पे वियना सम्मेलन चल रहा है, यूरोप के सभी देश वहां पे इकट्ठे हैं। अब वो एक संयुक्त सेना बनाते हैं। 18 जून को 1815 को जो है वाटरलू के स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। अब नेपोलियन को वहां से जो है गिरफ्तार करके सेंट हेलेना, अब नेपोलियन को जो है वो इस तरफ नीचे अफ्रीका के इस तरफ को, अंटार्कटिक सागर के अंदर, जिसको हम अंध महासागर बोलते हैं, यहां बीच के अंदर ये द्वीप है, यहां पर एक द्वीप है सेंट हेलेना।
सेंट हेलेना में जो है नेपोलियन की मृत्यु होती है 1821 ईस्वी के अंदर, वहां इसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेपोलियन एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को और लोग बदल दिया, और पूरे यूरोप के अंदर जो है वो राष्ट्रवाद जाने अनजाने में फैलाने में कामयाब रहा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल के साथ बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी लिखें।